हे गाइस, वेलकम टू दिस ऐसे टॉक पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं या कहीं बातें करते हैं उन लोगों से जिनकी कहानी इंस्पिरेशन है आपके लिए, मेरे लिए या कहीं सबके लिए, जिससे कि आपको आइडियाज़ मिल सकें इम्प्लीमेंट करने के लिए और सॉल्यूशन मिले आपकी प्रॉब्लम के। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है बिट्टू अग्रवाल और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं रोहित नागदेवानी सर। रोहित नागदेवानी सर ने पहले थोड़ी बहुत जॉब की, पर जब उन्हें मज़ा नहीं आया तो उन्होंने अपने स्टार्टअप्स में आ गए। तो उन्होंने एक स्टार्टअप खोला है जिसका नाम है फार्मिंग V2। नाम से समझ में आ रहा है फार्मिंग वर्जन 2 जैसा कुछ है। तो सर से जानते हैं कि सर है क्या ये फार्मिंग V2। थैंक यू सो मच बिट्टू, आप इतनी दूर से हमारे पास आए आज। बेसिकली फार्मिंग V2 एक एग्रीटेक स्टार्टअप है जिसमें हम लोग काफ़ी वैरायटी के एडिबल प्लांट्स ग्रो करते हैं बिना सॉइल और बिना सन के। अभी ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि यार आज तक हमें जो पढ़ाया गया है कि जो एक बीज होता है उसको अगर आप ज़मीन में डालते हैं, उसको पानी देते हैं और उसको सन मिलता है तो वो ग्रो करता है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल नहीं चाहिए, उसमें से उसके जो न्यूट्रिशन होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। और सिमिलरली किसी भी प्लांट को सनलाइट नहीं चाहिए होती। सनलाइट के अंदर से कुछ स्पेशल स्पेक्ट्रम्स होते हैं, वो चाहिए होते हैं अपनी पूरी लाइफ में। तो हम लोग कुछ टेक्निकल प्रोसेसेस से उस तरीके के स्पेक्ट्रम्स और उस तरीके का वाटर सॉल्युबल सोल्यूशन बनाकर प्लांट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं एक इंडोर एनवायरनमेंट में, जिससे उनकी ग्रोथ नॉर्मल ट्रेडिशनल सॉइल फार्मिंग से बेटर होती है और वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस रहते हैं। नाइस। तो हाइड्रोपोनिक्स बिल्कुल ही नया कंसेप्ट लग रहा है कि क्या है। तो क्या ये एक्चुअल में इतना नया है? जैसे कि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा नया लग रहा है। राइट, ये बहुत ज़्यादा नया टेक्नोलॉजी नहीं है, ना ही इसकी एप्लीकेशन नहीं है। यूएस में, इज़राइल में काफ़ी सालों से, एंड जब मैं बोलता हूँ काफ़ी साल मतलब 20-25 साल से कमर्शियल लेवल पे इसकी एप्लीकेशन चल रही है। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करो तो आज उनका 15 से 17% एग्रीकल्चर बिल्कुल हाइड्रोपोनिक बेस्ड हो गया है। अगर आप यूएस की बात करो तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं, जैसे एरो फार्म्स है, जैसे प्लेंटी है, जिनको बड़े बड़े नाम जैसे जेफ बेजोस है, जैसे आपका मायोशी सन है, इन लोगों ने $multi-million इन्वेस्ट किए हुए हैं लास्ट 2-4-5 साल में। तो इंडिया के लिए यस एक नया कॉन्सेप्ट है ये, बट ग्लोबली अगर बात करी जाए तो अच्छा इस्टेब्लिश्ड मेथड ऑफ फार्मिंग है। तो सर मतलब कि हमने इसके प्रोज तो पढ़े हैं कि भाई हम ऑर्गेनिक वे में उगा रहे हैं चीज़ें, right. कुछ कॉन्स भी हैं क्या इसके? एक कॉन है इसका सिर्फ, जो मुझे एटलीस्ट अभी रियलाइज़ होता है करने के बाद, कि जो इसका इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने के लिए पैसा चाहिए, वो काफ़ी है। एक छोटे फार्मर के लिए जिसके पास एकर्स ऑफ लैंड है, उसके पास शायद उतना पैसा ना हो कि वो अपना पॉली हाउस सेटअप करके अपना हाइड्रोपोनिक स्टार्ट कर सकता है। तो हाँ, आई थिंक जो एक बड़ा कॉन है वो ये है कि इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। सर मतलब हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हम नेचर को एग्जैक्टली तो मिमिक नहीं कर पा रहे होंगे। तो मेरा क्वेश्चन शायद उस वे में था कि क्या फूड की क्वालिटी में कोई डिग्रेडेशन आई, या फिर ऐसा आपको लगा कि शायद? इनफैक्ट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। और जो आपने टर्म यूज़ करा नेचर के अगेंस्ट, और नेचर से शायद उल्टा कर रहे हैं हम लोग। इनफैक्ट हम लोग पैरेलली नेचर के साथ चल रहे हैं। प्लांट फॉर सम रीज़न हम लोग मिट्टी के साथ बहुत इमोशनल हैं। अगर आप किसी आज फार्मर से जाके बात करने की बात करेंगे तो वो बोलेंगे नहीं यार, मेरी मिट्टी है, मेरी धरती है। एक वो सूडो पेट्रियोटिज्म है, या जो भी बोल सकते हैं आप उसको, कि नहीं हमारा मतलब मिट्टी है, हमारी सॉइल माता है। और वो सब चीजें इतिहास में भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाया गया है ना। जैसे विवेकानंद जी का एक किस्सा आता है कि जब वो यूएस से लौटते हैं तो अपने मिट्टी में ले पड़ते हैं। राइट। तो आई थिंक वो इमोशनल अटैचमेंट ने काफी हमारे मेंटल ब्लॉक्स क्रिएट करे हुए हैं कि यार हमारे लिए बीज को जब तक मिट्टी में नहीं डालोगे, उसको सूरज में नहीं दोगे तो वो नहीं उगेगा। बट जबकि एक ऑर्गेनिक आइटम है बीज, उसको उसके स्पेसिफिक वेरिएबल्स अगर मिलते हैं तो वो ग्रो करेगा ही। जो नेचर हम लोग बोल रहे हैं वो नेचर ऑफ बायोलॉजी भी है। अभी अगर हम लोग बीज को वो सेम लाइट किसी और सोर्स से और वो सेम न्यूट्रिएंट्स किसी और सोर्स से दे रहे हैं, तो हम लोग नेचर के अगेंस्ट नहीं जा रहे, हम लोग नेचर के साथ में ही हैं। हाँ, ये है कि जो उसके वेरिएबल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, दैट इज ट्रू। रही बात आपके क्वेश्चन की कि न्यूट्रिशनल वैल्यू कम रहती है या क्या रहती है, इनफैक्ट बिल्कुल ऑपोजिट है।
जो हाइड्रोपोनिकली ग्रोन प्लांट्स रहते हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस रहते हैं, वो ज़्यादा फ्रेश रहते हैं, क्योंकि प्लांट की रूट्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती न्यूट्रिएंट्स ढूंढने में सॉइल की तरह, तो वो सारी एनर्जी ऊपर लीव्स की तरफ पुश करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जल्दी बढ़ता है, ज़्यादा बड़ा होता है सेम टाइम में, प्लस ज़्यादा न्यूट्रिशियस रहता है। तो सर हम इसमें पानी के थ्रू न्यूट्रिशन पहुंचा रहे हैं राइट अलग अलग प्लांट्स में। राइट। तो ये जो न्यूट्रिशन है ये कहाँ से आए हैं? ये हमने आर्टिफिशियली निकाले हैं या फिर ये नेचुरल? ये दोनों हम लोग दोनों चीज़ों में काम करते हैं, आर्टिफिशियली ग्रोन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड न्यूट्रिएंट्स भी और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी, दोनों चीज़ों में इक्वल अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है, दोनों चीज़ों की एप्लीकेशन भी ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे चल रही है। तो सर मतलब कुछ ऐसा तरीका है कि जैसे अगर मेरे बहुत ज़्यादा मन में आ रहा है कि ना इसको घर में लगाते हैं, ये काफ़ी अच्छा है, तो क्या इसका कोई स्कोप है या फिर आप इसके बारे में कुछ? 100% आई थिंक स्कोप है। इनफैक्ट ग्लोबली क्या, इंडिया में भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो घर में छोटे लेवल पे ये सिस्टम अप्लाई कर सकती है, जहाँ आप 10 प्लांट 20 प्लांट 30 प्लांट का अपने घर की छत पे, अपने रूम में, चाहे इंडोर चाहे आउटडोर करना है आपको, आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, वो कितना सक्सेसफुल है वो एक अलग ही क्वेश्चन या एक अलग ही डिस्कशन हो गया, बट हाँ, दैट बीइंग सेड आप ज़रूर इसको अपने घर में लगा सकते हैं। ऑलराइट। तो सर अगर मुझे मान लो आपकी कंपनी है फार्मिंग V2, अगर मुझे आपसे मंगाने हैं तो मैं कैसे मंगाऊंगा सर? हमारे जितने भी सिटीज़ में प्लांट्स, जितने भी सिटीज़ में फार्म हैं, वहाँ पर हम लोग ऑनलाइन अवेलेबल हैं। वहाँ पे हमारा वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके खरीद सकते हैं। बॉम्बे में अवेलेबल है, हैदराबाद में अवेलेबल है, बैंगलोर में जल्दी अवेलेबल होने वाला है, दिल्ली NCR में आप यहाँ बैठे हुए हैं आज फार्म में, अनदर 15 डेज में यहाँ पे दिल्ली NCR में भी अवेलेबल हो जाएगा। सर आपके मतलब आपने कोई विजन रखा हुआ है कि आप नेक्स्ट 5 साल में यहाँ पहुँचना चाहते हैं, नेक्स्ट 10 ईयर? मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे करीब 500 से 700 फार्म्स पैन इंडिया में हमारी प्रेजेंस रहे और हमारे फार्म्स रहें, एटलीस्ट Tier 1 और Tier 2 सिटीज़ हम लोग कवर कर पाएँ, जहाँ पे हम लोग लोगों को न्यूट्रिशियस खाना प्रोवाइड कर पा रहे हैं, पेस्टिसाइड फ्री, केमिकल फ्री खाना प्रोवाइड कर पाएँ। तो हाँ, मतलब मेरा इंटेंट तो यही है कि आने वाले 5 साल में हमें 500 से 700 फार्म पैन इंडिया और प्रॉबली थोड़ा बहुत कुछ लिमिटेड कैपेसिटी में ग्लोबली भी स्टार्ट करना है। सर आपको लगता है कि जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप ज़्यादा ज़्यादा फार्म खोलेंगे, राइट, तो क्या फार्मर्स पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इन चीज़ों? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पक्का पड़ने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्गेनिक चीजें कंपटीशन की वजह से, राइट, वो ज्यादा बेटर चीजें उगाएंगे, ऑर्गेनिक वे में उगाएंगे, राइट, वो चीजें समझ में आएंगी। राइट। नहीं, आई थिंक 2 रीजन है कि फार्मर्स को कभी भी, ट्रेडिशनल फार्मर को कभी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक तो क्योंकि इसका, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत हाई है, तो किसी नए फार्मर, कोई छोटे लेवल के फार्मर जो बेसिक क्रॉप्स उगाते हैं, जिनको कैश क्रॉप्स बोला जाता है, वो नहीं कर पाएंगे इसमें एंटर। प्लस हमारे लिए जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि जो बेसिक क्रॉप्स है, चावल, अनाज, इन सब की कमर्शियल वायबिलिटी अभी हम लोग टच नहीं कर पाए, और आई डोंट थिंक आने वाले 4-5 साल में भी कर पाएंगे। तो पैरेलली ये हाइड्रोपोनिक ट्रेडिशनल फार्मिंग के साथ चलेगा, कभी भी कम्पीट नहीं कर पाए। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि शायद जैसे पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है, राइट, रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही है, 100%, तो वो एक साथ साथ चलने वाली। राइट। इंडिया ने लास्ट ईयर करीब 15 करोड़ टन ग्रीन वेजिटेबल्स ग्रो करके कंज्यूम करी है। अभी उसमें से करीब 30 to 40% वेस्टेज हुई थी, ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम, लेट कटाई हुई, बारिश पड़ गई जल्दी, कि बहुत सारी रीजंस की वजह से। तो आई थिंक उस चीज़ को टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वो 30% वेस्टेज है उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं थ्रू हाइड्रोपोनिक्स, तो वो एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा हमारे पॉपुलेशन के लिए। तो सर अभी आपका टारगेट सेगमेंट जो है वो मेरे हिसाब से शायद अभी हम मिडिल अपर क्लास और अपर क्लास को लेकर चल रहे हैं शायद, ऐसे आने वाले 6 महीने के लिए। हाँ, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे, क्योंकि हमारी कमर्शियल वायबिलिटी टमाटर, पालक, धनिया, पुदीना, मिर्ची, आपका ब्रिंजल, इन सब चीज़ों में आ गई है, तो ये ऐसे क्रॉप्स हैं जो हर घर में यूज़ होते हैं। टमाटर सबके घर में लगता है, पालक सबके घर में लगती है। तो आई थिंक आने वाले 6-8 महीने में हम लोग फिर वो बाकी सारे सेगमेंट्स भी टच करने लग जाएंगे। बहुत सही सर, मेरे हिसाब से इतना ही मैं जानना चाहता था हाइड्रोपोनिक्स बारे में। अब थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ। बिल्कुल। मतलब आपको शायद 2 साल हो गए हैं इसको करते हुए। हाँ, 2 से ढाई साल। 2 से ढाई साल, राइट। तो आपको क्या लगता है कि मतलब बेस्ट पॉइंट इस 2 से ढाई साल में क्या था? मतलब कि आपने कोई प्लांट लगाया हो या फिर किसी ने आपको कुछ एडवाइस दी हो जो आपको बहुत ही अच्छी लगी, जो आपको लगता है कि बहुत ही सही था? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, 2.5 साल में अगर आप मोटा मोटा कैलकुलेट करो तो करीब 900 से 1000 दिन होते हैं। अगर मैं अपने 900 से 1000 दिन लास्ट कैलकुलेट या सोचने के ऊपर जाऊं, तो वो
सारे के सारे दिन मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं। मैं हमेशा किसी से भी बात करता हूँ तो मैं हमेशा उनको यही बोलता हूँ कि चाहे फिजिकली हमें 2-2.5 साल हो गए हैं काम करते हुए, बट मेरे लिए आज भी ये पहला दिन है अपना काम का। अगर इसी इंथुजियाज्म के साथ हम लोग काम करते हैं तो ही आई थिंक ग्रोथ पॉसिबल रहती है। रही बात एक स्पेसिफिक मोमेंट की, आई थिंक क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड फार्मिंग से दूर दूर तक नहीं है, प्लस कभी मैंने फार्मिंग करी नहीं, कभी गार्डनिंग भी नहीं करी, फार्मिंग तो बहुत दूर की बात है। तो जिस दिन पहला प्लांट निकला था, जब उसके पहले लीव्स निकले थे, तो आई थिंक वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट दिन था मेरे लिए, करीब 1.5-2 साल पहले। इसके अलावा सर मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब कि क्या आप पहले से बिजनेस बैकग्राउंड के में थे, या फिर लाइक आपके किसी रिलेटिव ने या फिर आपके किसी मेंटोर ने आपको बिजनेस की तरफ ज़्यादा मोटिवेट किया? थोड़ी सी लंबी स्टोरी है। इनफैक्ट अभी मुझे काम करते हुए अप्रॉक्सीमेटली 10 साल हो गए। मेरा स्कूल मैंने पास आउट किया था 2010 में। उसके बाद मेरे फैमिली के पास इतना फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ या फाइनेंशियल उस टाइम हमारा कंडीशन थोड़ा सा ऐसा था कि हम लोग मतलब मैं अपनी एजुकेशन आगे पूरी नहीं कर पाया। इनफैक्ट पूरी किया, मैंने कॉलेज के लिए कभी स्टार्ट भी नहीं किया। तो राइट फ्रॉम जब मैंने अपना क्लास 10 छोड़ा उस दिन से मैंने काम करना स्टार्ट किया। इनिशियल 2-2.5 साल काफ़ी सारे जॉब्स बदले 6-6 महीने में, समझने के लिए कि क्या मेरे को लगता है कि मुझे करना चाहिए। जनरली क्या होता है, बच्चे कॉलेज जाते हैं तो उनको एक एटलीस्ट थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाता है कि यार मार्केटिंग करनी है या एचआर में जाना है या सेल्स करनी है या इंजीनियरिंग करनी है। क्योंकि मेरे पास उस तरीके का कोई व्हीकल नहीं था एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ अ कॉलेज, तो मैंने वो पहले 2-3 साल काफ़ी इधर उधर भागा दौड़ी करके समझना चाहा कि मेरे को क्या पसंद है या मुझे क्या करना चाहिए। उन्हीं जॉब्स में से थोड़ा सा पैसा जोड़कर मैंने अपना पहला स्टार्टअप शुरू करा था 2013 में, जिसका नाम था वेलोसिटी। करीब 2 साल पहले, यानी 7 से 8 साल जब उसको कंप्लीट हो गए तो मैंने उसको सेल ऑफ कर दिया था। वो ऑटोमोटिव एक्सेसरीज का रिलेटेड था। राइट। तो मतलब आपको कोई बंदा तो मिला होगा ना, जैसे कि मैं अभी पढ़ाई में हूँ तो मुझे मेरे एक भैया हैं तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मैं उनको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। राइट। तो आपके लाइफ में है कोई जो जिसको आप कॉपी करने? ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा कभी कोई मेंटोर फिगर जिसको बोलते हैं वो कभी मिला नहीं, या शायद कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कभी ढूंढा नहीं। क्योंकि आई थिंक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का नॉलेज किससे आप निकालना चाहते हैं या किससे आप अब्जॉर्ब करना चाहते हैं। एंड मैं उस ख्याल से बिलोंग करता हूँ अभी भी कि जो एक्सपीरियंस आपको काम करने से मिलता है वो कोई मेंटोर आपको कितना मर्जी हो जाए वो नहीं समझा सकते। काफी सही सर। एक चीज कही जाती है कि ना, पावर ऑफ सेइंग नो, कि आप ना कब कब कह सकते हो। राइट। तो आप कह रहे हो कि जैसे आपने पहले भी बहुत सारा काम किया, जैसे कि आपने काम करके देखे, कुछ शायद आपने कंपनियां बंद भी हुई। राइट। तो वो कौन सा राइट टाइम डिसाइड होता है कि इस कंपनी को अभी ना करना है? यार आई थिंक इसका एक बड़ा थोड़ा सा, इनफैक्ट बहुत आसान मैं बोलना चाह रहा था, बट बहुत आसान ब्लैक एंड वाइट आंसर नहीं है कि यार 2 साल में या 3 साल में ऐसा करना चाहिए। बट आई थिंक दो पॉइंट्स आते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए या किसी भी बिजनेस ओनर के लिए, कि उसको रियलाइज होना चाहिए कि नहीं यार ये मेरे लिए शायद नहीं बना है। एक इंस्टेंस जब काफ़ी समय निकल गया है और आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं, एंड जो कि बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करा है, एट द एंड ऑफ द डे सब लोग पैसा कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, और आप काफ़ी समय से उस चीज़ में पैसा नहीं कमा पा रहे किसी भी वेरिएबल की वजह से, चाहे मार्केट स्लो है चाहे कुछ भी है, तो आपको वो काम मेरे हिसाब से समझ लेना चाहिए कि वो शायद आपके लिए नहीं बना है। एंड दूसरा, जब आपको वो काम अच्छा लगना बंद हो जाए, जिस दिन आप जॉब में गए और आपको लगा नहीं यार ये जॉब में मज़ा नहीं आ रहा, या आज मैं अपने काम पर गया और मुझे काम करने में मज़ा नहीं आया, तो आई थिंक उसी दिन आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि नहीं यार मे बी कुछ और ट्राई करके देखा जाए। सर स्टार्टअप हम करते हैं, राइट। तो हम मतलब किसी एक सिचुएशन के अंदर है, मैं किसी जॉब के अंदर हूँ, राइट। तो आपको क्या लगता है कि मुझे क्या प्री प्लानिंग करके किसी स्टार्टअप के अंदर एंटर करना चाहिए? क्योंकि हम एट द पर्टिकुलर टाइम जॉब छोड़ दें तो मुझे लगता है कि वो शायद थोड़ा ज़्यादा लाइक अनप्रैक्टिकल हो जाएगा थोड़ा सा। राइट। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि मतलब कब क्या प्लान करना चाहिए और कैसे प्लान करना चाहिए, लाइक क्योंकि एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन है कि जॉब टू बिजनेस। मुझे यार आई थिंक इसके लिए मेरे पास एक बहुत स्पेसिफिक आंसर है। इनफैक्ट जनरली जॉब्स का माना जाता है कि वो 9 to 5 जॉब्स आप लोग करते हो। सबको पैसे कमाने हैं, सबको अपना घर चलाना है, सबको
अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, जिसके लिए वो 9 to 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपका सवाल से एप्रीहेंशन समझ पा रहा हूँ वो ये है कि यार आज मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और सीधा स्टार्टअप में चला गया, तो जो मेरी ज़रूरतें हैं वो पूरी कैसे होंगी। क्या पता डे 1 से वो स्टार्टअप पैसा ना जनरेट कर पाए या नया बिजनेस भी ना जनरेट कर पाए। तो आई थिंक उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप अपना 9 to 5 कंटिन्यू करिए। जो 5 के बाद वाला टाइम है उसमें आप क्या करते हो उस चीज़ों पे सारी चीज़ें डिपेंड हो जाती हैं। अब आप घर जाके बोलते हो नहीं यार मेरे को 4 घंटे टीवी देखना है या नेटफ्लिक्स देखना है या मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, तो आई डोंट थिंक कि पॉसिबल हो पाएगा कि आप कभी भी 2 चीज़ें एक साथ चला पाएंगे। हाँ, अगर आप अपना जो आपको चीज़ें पसंद हैं या जिस डायरेक्शन में आप अपना स्टार्टअप शुरू कर, सपोज आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, तो अब आप रात को बैठकर आजकल इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी दुनिया छोटी हो गई है, ऑनलाइन कोर्सेज आ गए हैं, सब चीज़ें हो गई हैं कि फिजिकली हर चीज़ करना वो एक बैरियर नहीं रह गया कि मुझे आज क्लास चाहिए तो मुझे 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, वो आजकल बैरियर नहीं है। तो वो टेक्नोलॉजी ने वो सारे बैरियर्स तोड़ दिए हैं। तो जैसे मैंने बोला 5 बजे के बाद, 6 बजे, 7 बजे के बाद आपकी नौकरी खत्म होने के बाद आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर पाते हैं रात को उस स्टार्टअप में, वहाँ से धीरे धीरे आपको आई थिंक वो शुरू हो जाएगा। तो जिस दिन आपका जो 5 बजे 6 बजे के बाद वाला जो हसल जिसको बोलते हैं वो थोड़ा बहुत पैसा जनरेट करने लग जाए, उस दिन आपको वो स्विच ले लेना चाहिए। जैसे कि एक रॉबर्ट क्योसाकी है, राइट, तो वो यही कहते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाने की कोशिश करो कि आप अपने इंडिपेंडेंट कि आप जॉब कर रहे हो उससे जितना पैसा अचीव हो रहा है उसके अलावा कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई बिजनेस चला रहे हो, कि जब उसका पैसा इतना इक्वल हो जाए, राइट, यू कैन लाइक लीव द जॉब। दिस इज द परफेक्ट थिंग, पैसिव इनकम जिसको बोला जाता है। राइट, वेरी नाइस सर। इसके अलावा सर मतलब कुछ ऐसा चीज की जैसे आपने कहा कि पावर ऑफ नो, जैसे यहाँ पे भी हम डिस्कस कर रहे थे कि यानी डिस्ट्रैक्शंस को हमें नो कहना पड़ेगा कि आपको ना बहुत ज्यादा थॉट्स में क्लियर होना होगा कि कैसे होना है। राइट, तो अब जैसे हम स्कूल्स में जा रहे हैं या फिर हम कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ पे ना हमें फाइनेंशियल एजुकेशन तो दी नहीं जा रही, बिल्कुल हमें पैसे के बारे में बताया नहीं जा रहा। तो हमारा मतलब यही होता है ना कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो मुझे यही बताया जाता है कि फर्स्ट ईयर से नहीं पढ़ोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं पढ़ोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। राइट, तो इस माइंडसेट से बाहर आने के लिए आपने तो बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए, राइट, पर जो अभी जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए क्या है कि वो उस माइंडसेट से बाहर आ सके? देखिए अगेन इसका एक ब्लैक एंड वाइट आंसर ना तो है ना तो हो सकता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल बहुत डिफरेंट है, उसका लाइफ में एम बहुत डिफरेंट है। आई थिंक हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की गलती तो है ही है, साथ में हमारे एक कलेक्टिव पॉपुलेशन की भी गलती है कि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर आपने ज़्यादा पैसा कमाया है तो आप सक्सेसफुल हो, आपने ज़्यादा पैसा कमाया है तो आप खुश रहेंगे, आपने ज़्यादा पैसा कमाया है तो आपकी ज़रूरतें अच्छे से पूरी हो पाएंगी। मैं उस थॉट प्रोसेस से हूँ कि अगर आप खुश हो, चाहे अब आपको 20,000 रुपये कमाने में खुश हो या 1 लाख रुपए कमाने में खुश हो, जब तक आप खुश हो तब तक आप सक्सेसफुल हो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो साल में क्या महीने में करोड़ों रुपए कमाते हैं मगर खुश नहीं है। खुश नहीं तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं। इनफैक्ट अगर आप आज कोई भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को उठा के देखेंगे या सेलिब्रिटीज़ को उठा के देखेंगे जिनके पास पैसा भी है, शोहरत भी है, नाम भी है, फैन फॉलोइंग भी है, बट वो लोग भी डिप्रेस रहते हैं। इन चीज़ों से रियलाइज़ होता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको भी खाना है, मुझे भी खाना है, सबको अपने सर के ऊपर छत चाहिए, बट हाँ अगर आप एक इंडियन मेंटालिटी की तरफ ध्यान दो, इंडियन क्या इनफैक्ट ग्लोबल मेंटालिटी की तरफ ध्यान दो, तो आपको रियलाइज होता है कि आपको बहुत क्लियर साइंस दिखने स्टार्ट हो जाते हैं सोसाइटी के, जिसकी वजह से आज हमारी जनरेशन इतनी मेंटली हेल्दी, इनफैक्ट मेंटल हेल्थ इज अ बिग इशू। राइट। सो मैं आज 28 ईयर्स का हूँ, मेरे आसपास में काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो जॉब करते हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो बिजनेसेस करते हैं, तो एक अजीब सी होल्ड लगी हुई है सब में कि किसके पास मर्सिडीज पहले आती है, किसके पास बड़ा घर है, किसके पास बंगला है, किसी के पास फ्लैट है। 4 लोग हैं फैमिली में, रहना 2 रूम में 3 रूम में ही है, मगर डिफेंस कॉलोनी में बंगलो चाहिए, क्यों? ताकि हम लोग दूसरे लोगों को दिखा पाएं। एंड आई थिंक 99% ऑफ द टाइम वो पर्सनल सक्सेस नहीं होती, वो आप कोई ना कोई आप इनसिक्योरिटी लेके बैठे हो जिसको कवर करने के लिए आपको ये मटेरियलिस्टिक आइटम्स मार्केट में डिस्प्ले करनी है। तो जैसे आपका सवाल था, आई थिंक जिस दिन हमारी जनरेशन को रियलाइज हो गया कि
नया आईफोन लेने से खुशी नहीं मिलती, या नया आईफोन लेके दुनिया को दिखाने से खुशी नहीं मिलती। एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन जो है वो आपको किस चीज़ करने में अच्छी लगती है, तो उसी दिन एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करेंगे वो धीरे धीरे आ भी गया। काफ़ी बड़ी कंपनीज बोलती हैं कि डिग्री मैटर नहीं करती हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में। तो आई थिंक वो एक माइंडसेट चेंज करने वाली गेम है जो धीरे धीरे हो भी रही है। एंड आने वाले 5 साल 10 साल 20 साल में आई होप कि हम लोग उस डायरेक्शन में चले जाएं कि यार पैसा ही सब कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो एक आपने तो करण जौहर का शो देखा होगा, कॉफी विद करण। बिल्कुल। तो उसमें एक रैपिड फायर टाइप हाँ जी, तो वैसा ही कुछ है। ठीक है, कोई। तो सर, एलॉन मस्क वर्सेस स्टीव जॉब्स। इलॉन मस्क। और मतलब वैसे ही रीजन अगर बताना चाहें तो। मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स विजनरी है वो। 3-4 अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रहा है, 3-4 अलग अलग बिल्कुल ही फील्ड्स अलग हैं। और मैं उनको ये नहीं बोल रहा कि कॉपी कर रहा हूँ, या मैंने उनसे इंस्पिरेशन लेके कभी अलग डायरेक्शन में काम कर रहा था। बट क्योंकि एक सिमिलैरिटी दिखती है इन टर्म्स ऑफ कि वो किस तरीके से मल्टी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। एंड सो या, इलॉन मस्क ओवर स्टीव जॉब्स एनीवे। When to start a business? Before the college or after the college? Or like after the college or after the job? While doing a job. While doing a job. इसका मैंने एक डिटेल आंसर आपको पहले ही दे दिया। आई थिंक द परफेक्ट टाइम इज while doing a job. मूवीज वर्सेस बुक। मूवीज, मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है, मैं बुक नहीं पढ़ता। और बुक्स आप पढ़ते ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वैसे ये था कि बुक और ऑडियो बुक। ऑडियो बुक, मतलब मैं बुक्स वैसे भी नहीं पढ़ता। तो हाँ, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप मॉर्निंग पर्सन या फिर लेट नाइट पर्सन? लेट। इनफैक्ट मैं सोता काफ़ी लेट हूँ और उठ बहुत जल्दी जाता हूँ, तो बड़ा बीच वाला टाइम है। तो आई थिंक चाय और कॉफ़ी। 100%। मेरा दिन खत्म नहीं होता जब तक 6-7 कप कॉफ़ी मेरे अंदर ना चली जाए। Thanks a lot, sir, for giving your time. Thank you so much for coming. I'm very obliged to meet you. No, I mean absolutely same here, right? So thank you so much. Thanks a lot, sir. Thank you for giving me. आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। पर अगर अब भी आपका दिल नहीं भरा है, आप और देखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं ऐसी ही स्टोरीज़ के बारे में, तो अभी जाके ऐसे talk.com पे चेक कीजिए।